खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हुमायूं, SSU रेडियो एक्टिव पे। इतवार के इतवार हम मिलते हैं शाम 8:30 बजे और आज भी मिल रहे हैं। कल धर्मशाला में भारत ने T20 सीरीज जीत ली श्रीलंका के खिलाफ, 2-0 की लीड ले ली है। और उसके बाद अगर आप देखें, जब चेज इंडिया कर रहा था शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन श्रेयस अय्यर की बैटिंग 44 बॉलों में 74, सैमसन के 25 बॉलों में 39 और 18 बॉलों में 45, जडेजा के ने गेम बदल दी। और इस टीम की खासियत यह है कि कोई भी हाथ खड़ा कर देता है और टीम को जीत की तरफ ले जाता है। और बहुत बेहतरीन जीत रही है भारत की, इसलिए कि बैटिंग के लिए कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, ग्रीन विकेट था, बाउंस था। और श्रेयस अय्यर ने दोनों मैचेस में 50 बनाए हैं। इनवैल्यूएबल प्लेयर है, लेकिन बीच बीच में ड्रॉप किए जाते हैं। और टेस्ट में भी मुझे लगता है उनकी जगह बिल्कुल, पोजीशन बिल्कुल मुस्तहकम है। और पुजारा और रहाणे के बदले एक जगह तो यही ले जाएंगे। श्रीलंका ने स्टार्ट तो सेडेट किया, लेकिन निशंका ने बेहतरीन इनिंग खेली, 53 बॉलों में 75, लेकिन गेम बदली शनाका ने 19 बॉलों में 47 नॉट आउट बना के। और थोड़ी हेल्पलेस नजर आई इंडियन बॉलिंग वहां, और रोहित शर्मा भी। ये जो उनकी कामनेस में मुंबई इंडियंस में दिखती है, यहां थोड़ी कम हो रही है। वो कुछ ज्यादा इरिटेटेड नजर आ रहे हैं और ओवरवेट भी नजर आ रहे हैं। और वहां पहली इनिंग में 93 रन पे आउट होने के बाद J&K की टीम ने सेकंड इनिंग में बेहतरीन फाइट बैक किया है। मैच का नतीजा छोड़ दें, फाइट बैक बेहतरीन रहा है। समद की बैटिंग, रशीद की बैटिंग, ईयान देव की सेंचुरी, ये कम से कम टीम ने अपना मेटल तो दिखाया है। फर्स्ट इनिंग में अगर ज्यादा एग्रेसिव खेलने की कोशिश न करते तो शायद नतीजा बेहतर निकलता है, क्योंकि जब आप 93 में पहली इनिंग में आउट हो जाएं फिर बड़ा मुश्किल है वापस आना। कर्नाटक ने भी कोई तूफान पहली इनिंग में नहीं मचाया था। अब देखिए 302 में से 175 करुण नायर के, सिर्फ उन्होंने टीम कैरी की है। और सेकंड इनिंग में जाके वो डिक्लेयर करके मैच जीतना चाहते थे, इसलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे। और परवेज ने पहली इनिंग में 4 विकेट ली, 14 विकेट हो गए उनके फिलहाल 2 मैच में इस साल के सीजन में। आगे और क्रिकेट की बात है, फुटबॉल की बात है, लेकिन पहले आपके खतूत या मेल। खेल के मैदान से मैं सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और ये डारू पुरवारा चाडोरा ये है कि जितने मेजर क्रिकेटिंग नेशंस हैं, उनके जो टॉप बैट्समैन हैं वो हर फैसले पे DRS ले लेते हैं। तो वो जानते हुए भी कि वो आउट हैं, फिर भी DRS का रिव्यू कर लेते हैं और इन सम टोटल टीम को नुकसान होता है। ये बात सही है। 12 बड़ा बैट्समैन जो हो वो रिव्यू लेता है, और बहुत ही हमने देखे हैं गलत रिव्यू। सबको पता है एज लगा, उसको भी पता है एज लगा, सबको पता है बॉल सीधी है, उसको भी पता है। और नॉन स्ट्राइकर अगर उससे थोड़ा कम एक्सपीरियंस्ड हो, छोटा स्टार हो, इतना बड़ा ना हो, वो उसको कह भी नहीं पूरी तरह पाता है कि ये आप ना करें, आप आउट हैं। वो अपने सर लेने के बदले कहता है कर दो रिव्यू, तो नुकसान होता है टीम को। ये आप सही कह रहे हैं रोडार। आगे पोलार्ड के बारे में कहते हैं कि टोटल फ्लॉप है इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब इसी को अब आप IPL में देखेंगे तो ये तूफान मचाएगा। और कमाल ये है कि वो वेस्ट इंडीज की टीम को कैप्टन कर रहे हैं। पोलार्ड काफी दिनों से बहुत कम अच्छा खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और ये मैं वर्ल्ड कप के दौरान भी जब बात हुई थी, और उससे पहले तो मैंने कहा था वेस्ट इंडीज की टीम कुछ नहीं करेगी आलमी कप में, इसलिए कि उनके स्टार्स का लिमिटेड फोकस है। अब आप देखिए ये T20 टीम जो उनकी थी, इसमें कई एक खिलाड़ी जो हम समझते हैं हो सकते थे, लुइस हो सकता था, आंद्रे रसल हो सकता था, कई हो सकते थे, कुछ इंजर्ड थे, कुछ अवेलेबल नहीं थे, कुछ को सिलेक्ट नहीं किया गया, मगर वो सारे IPL में अवेलेबल होंगे। तो ये बात तो सही है कि जब नॉन परफॉर्मिंग कैप्टन हो और जो कैप्टन कुछ कर नहीं पाता है किसी भी स्टेज पे क्रिकेट में, तो टीम के परफॉर्मेंस पे असर होता है, क्योंकि कैप्टन खुद कंफ्यूज्ड और परेशान रहता है। मुदस्सिर रशीद मीर लिखते हैं कि परवेज रसूल डोमेस्टिक सर्किट पे वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं, और मगर उनको सिलेक्टर्स इग्नोर करते हैं और उनको मौका नहीं दिया जाता है, जबकि रांची में इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये जो आपकी बात है, ये अब हम कई सालों से कह रहे हैं, 2-3 साल से ये बात चल रही है कि उनको इंडिया ए में भी सिलेक्ट नहीं किया जाता है, किसी रिप्रेजेंटेटिव टीम में भी नहीं सिलेक्ट किया जाता है, कहीं भी उनको मौका नहीं दिया जाता है। यानी सिलेक्टर्स ने मान लिया है कि अब हम इनको कहीं नहीं खिलाएंगे। और हद तो ये है कि ऐसा ऑलराउंडर IPL में भी कोई नहीं लेता इसे। हैरानी की बात है डेफिनेटली। बट उमर है ये कहते हैं कि आप फुटबॉल की वर्ल्ड से भी कुछ चीजें ले लिया करिए, बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत फॉलोअर हैं EPL के, चैंपियंस लीग के, बाकी फुटबॉल के। कोशिश करता हूँ मैं खुद बात कर लेता हूँ, और आज के प्रोग्राम में
फुटबॉलर की बात होगी एट लेंथ, एक गेम चेंजर फुटबॉल की हिस्ट्री में उसकी बात होगी आगे। लेकिन आपका कहना सही है, फुटबॉल पे फोकस होना चाहिए ज्यादा और कोशिश करेंगे। तारिक खान राजपुरा से पूछते हैं कि क्या परवेज रसूल जेएनके के आज तक की तारीख के बेहतरीन, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं? स्टैट्स के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बैटिंग में इनसे स्टैट्स अच्छे हैं कई एक लोगों के, ऐसी बात नहीं है। 15 सेंचुरियां भी हैं लोगों की बैटिंग में, इनके भी बहुत रन है, इनके विकेट 300 के करीब जा रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हम एरा और पीरियड को कंपेयर नहीं कर सकते। 60s 70s 80s 90s में आप 4 मैच खेलते थे रांची के, आप खेलते थे, पहले आप खेलते थे सिर्फ, एक जमाने में 80s में आप खेलते थे हरियाणा के खिलाफ, सर्विसेज के खिलाफ, पंजाब के खिलाफ और दिल्ली के खिलाफ, दैट इज ऑल। सिर्फ 3 डे मैचेस और कुछ भी नहीं, नो T20, नो 50-50। पांडिचेरी और त्रिपुरा और गोवा जैसी टीमों को पीटने का आपको मौका नहीं मिलता। कंसिस्टेंट है परवेज, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहते हैं ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के दौरे पे कई प्लेयरों को रेस्ट दिया है और डिफरेंट नाम है, आप सही कह रहे हैं, बहुत से हैं। और इमरजेंसी में उनने स्मिथ को और लबुशेन को इस टीम में लाया है क्योंकि बहुत से प्लेयर नहीं है इस टीम में। आगे आप लिखते हैं कि ये सारे प्लेयर बिल्कुल IPL के लिए तैयार होंगे खेलने में, वहां इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, न रेस्ट की जरूरत होगी। तो क्या करेंगे, अब चॉइसेस ऐसी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और चॉइस में अब पहली बात, अच्छा लगे बुरा लगे लोगों को, पैसा है, उसके बाद मुल्क, उसके बाद दौरा, उसके बाद ठीक। तो जो पैसे का मामला है उसमें IPL बहुत आगे डेफिनेटली। लेकिन कोई वीक टीम नहीं भेजी है ऑस्ट्रेलिया ने, जो प्लेयर हैं उसमें वो भी काफी आला पाए गए। अब वापस चलते हैं करंट इवेंट्स और करंट बातों की जानिब, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर वापस आएंगे हम और आपके सवालों के जवाब देंगे। नाइक शिराज अहमद पिंगलिस्त्राल से पूछते हैं कि ये क्या बात है, पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करता है, इन्हें वसीम अकरम, वकार यूनिस, मोहम्मद आसिफ, शोएब अख्तर, आमिर, शाहीन आफरीदी का नाम लिखा है, और इंडिया अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस करता है, गवास्कर, तेंदुलकर, गंगोली वगैरह वगैरह इन्हें लिखे, और मगर अच्छे फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं करता है, और पाकिस्तान उतने बड़े बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं करता है, क्लाइमेट का असर है क्या है वगैरह, ये गई गुजरी बात है, इट डजंट हैपन एट ऑल। ये कभी बात थी। आज इंडिया की किटी में 10 फास्ट बॉलर हैं जो 145 से 150 की बॉलिंग कर रहे हैं, 7-8 फास्ट बॉलर हैं जो हाई क्वालिटी के, तो ये बात तो नहीं रही। हाँ, इंडिया एक पीरियड में बहुत अच्छे स्पिनर प्रोड्यूस करता था, पाकिस्तान इक्का दुक्का अच्छा स्पिनर प्रोड्यूस करता था, ये एक पीरियड था। और एक पीरियड था जब पाकिस्तान में सरफराज, इमरान, आसिफ मसूद और बाकी फास्ट बॉलर थे, उससे पहले फजल महमूद थे, खान मोहम्मद थे, कई एक, तब इंडिया के पास उतने अच्छे फास्ट बॉलर नहीं थे। लेकिन कपिल देव के आने के बाद धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुई, और फिर उसके बाद तो कई एक अच्छे फास्ट बॉलर इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं और आज भी कर रहा है। और पाकिस्तान में बैट्समैन प्रोड्यूस नहीं होते थे, ये भी बात गलत है। हनीफ मोहम्मद भी, सईद अहमद, इम्तियाज अहमद, और उसका एक पीरियड आप उसके बाद का ले लीजिए, माजिद खान, जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, यूनिस खान, और कई एक आलापाई के बैट्समैन प्रोड्यूस हुए। ये जो हम कर नहीं सकते बाइफरकेट नहीं, अब वहां जब तो बैट्समैन नहीं होते हैं, यहाँ से बैट्समैन होते हैं, वहां बॉलर नहीं होते। हाँ, इंडिया ज्यादा नंबर में बैट्समैन प्रोड्यूस करता रहा, पाकिस्तान ज्यादा नंबर में फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता रहा, लेकिन आज इंडिया भी इक्वली गुड फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर रहा है। वाजिद गुलजार वानीपुर से कहते हैं कि ये क्या मामला था कि वो रिस्ट बैंड जो थे, डीन जोन्स ने कहा एम्ब्रोज को उतारो, तो उसके बाद कुछ हालात ही उल्टे हो गए और ये बैकफायर हो गया। देखिए, वो इतने लंबे रिस्ट बैंड उन्हें व्हाइट पहने थे, इतने लंबे, व्हाइट स्क्रीन है, रेड बॉल है, व्हाइट कपड़े हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई फुल स्लीव कमीज यहां तक पहनता, क्या फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। तो उनके रिस्ट बैंड बड़े थे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं था। डीन जोन्स ने अपनी तरफ से टिकल किया एम्ब्रोज को, और उसके बाद एम्ब्रोज ने डिस्ट्रॉय कर दी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, और डीन जोन्स का भी हाल बहुत बुरा किया उनने, क्योंकि एम्ब्रोज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं क्रिकेट की तारीख के, और उनकी हाइट 6 फुट कोई 6-7 इंच, और उसके बाद लिफ्ट और मूवमेंट, एग्रेशन और एक्यूरेसी दोनों, तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बहुत पछताना पड़ा।
कल एवर्टन को 1 गोल से हरा के मैनचेस्टर सिटी ने 6 पॉइंट्स की लीड ले ली है अब लिवरपूल पे, जो सेकंड है ईपीएल में। 1 मैच ज्यादा है इस वक्त, ये सही बात है कि सिटी का, लेकिन फिर भी अगर वो नेक्स्ट मैच लिवरपूल जीता 3 की लीड रहती है। उसके बाद चेल्सी और यूनाइटेड और आर्सेनल वगैरह पीछे हैं बहुत। अब ये 2 लेग रेस है इस वक्त, तकरीबन 9-10 मैच और हैं, इसमें लिवरपूल कम बैक कर सकता है। और वहां अगर आप देखें फ्रांस में क्या हो रहा है लीग में, फ्रांस में पीएसजी आगे चला जा रहा है मजे में। कल भी 3-1 से उन्होंने मैच जीता और काफी लीड ले ली है उन्होंने। लेकिन जो सीरिया आ है इटली में, उसमें थोड़ा रद्दोबदल हो रहा है और बार्सिलोना कम बैक कर रहा है, ये बड़ी बात है। अगर आप देखेंगे चैंपियंस लीग में उन्होंने नेपोली को हराया, पिछला मैच जीता उनने वियारियल के साथ ला लीगा में, और थोड़ा वापस आ रहे हैं वो रियल मैड्रिड को टक्कर दे रहे हैं वापस पॉइंट्स टेबल पे, और सेविया और बाकियों को। तो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बार्सिलोना एक बहुत बड़ी टीम है, और ऐसी टीम का जिंदा रहना और एक्टिव रहना और अच्छा खेलना वर्ल्ड फुटबॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। जर्मनी में वो 1 लेग रेस जारी है बायर म्यूनिख की, पता नहीं 20 साल से कितने साल से लगातार वो जीत रहे हैं बुंदेसलीगा। और अगर आप देखें कॉम्पिटिटिव लीग कौन सी है सबसे ज्यादा जो यूरोप में है, ईपीएल डेफिनेटली, क्योंकि दुनिया के बेहतरीन प्लेयर ईपीएल या ला लीगा में आते हैं, फिर ला लीगा, और उसके बाद सीरिया आ हुई, फिर फ्रेंच लीग हुई, और फिर जाके बुंदेसलीगा हुई, जिसमें इतना कंपटीशन नहीं है। क्योंकि अगर आप मेरी बात समझें, जब आप देखते हैं कि चैंपियंस लीग कौन जीतता है, नॉर्मली कौन जीतता है, इंग्लैंड का क्लब या स्पेन का क्लब, आमतौर पे बीच में एक आध बार कोई और ले जाए, लेकिन यही क्लब जीतते हैं क्योंकि उनकी लीग ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के टेस्ट में सॉर्ट ऑफ कमबैक किया है न्यूजीलैंड ने, अगर आप देखें, क्योंकि टीम टोटली कोलैप्स हो गई थी। उसके बाद मिचेल और ग्रैंडहोम की बैटिंग ने उनको वापस लाया, उसमें 120 नॉट आउट ग्रैंडहोम ने बनाए 158 गेंदों में, और रबाडा ने 5 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका ने 364 बनाए थे, जिसमें वैगनर ने लिए थे 4 विकेट, और अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे थे। सिरिल एरवी उनने सेंचुरी बनाई, लेकिन इस पे वो ज्यादा कैश नहीं कर पाए सेकंड इनिंग में। 140 पे 5 है सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका, और सिर्फ 211 रन आगे है। यानी कि चौथी इनिंग में 250 आसान होता है, लेकिन वो सब्सटैंशियली गेन नहीं कर पाए जो उन्हें हालत की थी न्यूजीलैंड की शुरू में उससे। तो अगर अब 70-80 रन और बना लेती है टीम साउथ अफ्रीका की, तो गेम बहुत अच्छी हो जाती है। अराउंड 300 टू विन न्यूजीलैंड के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड जीत भी सकता है उस पर। केशव महाराज विल कम इन टू प्ले दैट। इंडिया के प्राइम बैट्समैन और चीफ सेलेक्टर और बेहतरीन चीफ सेलेक्टर जो रिसेंट पास्ट में हुए, दिलीप वेंगसरकर ने कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लोग सैकड़ों रन बना रहे हैं वो कब टीम में आएंगे। और ये पिछली बार मैंने सरफराज की बात की थी, उन्हें सरफराज और ऋतुराज गायकवाड़ की बात की है कि अपने टेस्ट टीम अनाउंस की, बाकी ये तो कहीं नहीं है। ऐसा होता है कि बहुत से प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनका डोमेस्टिक क्रिकेट कंसिडर नहीं किया जाता है, और कुछ एक परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में देते हैं और उसका चर्चा होता है और वो कंसिडर की जाती है। सरफराज को अब पिछले 3 साल हो गए ढेरों रन बनाते, ऋतुराज गायकवाड़ नॉन स्टॉप रन बना रहे हैं, और यहां भी T20 से अब बाहर हो गए, जख्मी है, लेकिन इंश्योर किया गया कि T20 में वो सब्स्टिट्यूट ही रहें, उनको पूरी जगह ना मिले। ईशान किशन ओपन करें बैटिंग, ऋतुराज गायकवाड़ ना ओपन करें, वो ना खेलें। तो यहाँ इक्वेशन कुछ अजीब सी है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके हवाले से, लेकिन डेफिनेटली फैज फजल कितने रन बनाते रहे रांची में, कहीं नहीं आए। परवेज रसूल का केस देख लीजिए, विकेट और रन, लेकिन कोई कंसिडर नहीं करता उनको। तो इसलिए वेंगसरकर ने बात कही पते की, और वो सिर्फ वाहिद एक खिलाड़ी है जिसने ऐसी बात की। मुश्ताक लोन तुर्कवांगम शुपियन से पूछते हैं कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पे, तो कौन सी टीम फेवरेट है टेस्ट में, T20 में, वनडे में? पहले टेस्ट की बात करें, टेस्ट शुरू होने वाले। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अरसे के बाद दौरे पे निकली है, उन्हें सारे मैच घर में खेले। थोड़ा मामला तो है उनके लिए परेशानी का। प्रोफेशनल ठीक है, साइड मैच में कोई नहीं है 3 डे, डायरेक्ट टेस्ट मैच खेलना है, वो प्रेशर में है। और ये मौका है पहले टेस्ट में पाकिस्तान को उनको ढेर करने का। फर्स्ट टेस्ट पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा फूक फूक के कदम रखेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास पोटेंट फास्ट बॉलिंग अटैक है, और उसमें उनके लिए प्रॉब्लम है कि किसको खिलाएं और किसको छोड़ें। कमिंस तो खेलेंगे, फिर हेजलवुड,
ہیں اور स्टार्क हैं, साथ में ग्रीन खेलेंगे या मिचेल मार्श खेलेंगे, उनके लिए इशू है, मगर बहुत पोटेंट फास्ट बॉलिंग है। बैटिंग में जो रिसेंट पास्ट के फॉर्म में लबुशेन फॉर्म में है, स्मिथ थोड़े बहुत फॉर्म में है, वार्नर ऑन एंड ऑफ है, ख्वाजा ने पिछले 2 मैचों में रन बनाए हैं, लेकिन बैटिंग सस्पेक्ट है अभी इन कंडीशन में, पता नहीं क्या करेगी। क्वालिटी है बैटिंग में, लेकिन रिसेंट पास्ट की परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली बहुत अच्छी नहीं है, सिवाय ट्रेविस हेड के किसी और की। ये एक मामला है उनके पास। और एस्टन एगार को वो खिलाएंगे, स्पिनर एंड बैट्समैन। नेथन लाइन खेलेंगे, 2 स्पिनर तो खेलने ऑस्ट्रेलिया की टीम में। ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी टीम है, लेकिन बहुत देर से दौरा नहीं किया है और इन कंडीशंस में नहीं खेला है। इसका पाकिस्तान को क्या फायदा उठाना आएगा, ये सोचने की बात है। जब पाकिस्तान की हम बात करते हैं, आबिद अली नहीं होंगे, उनको तकलीफ हुई थी, तब से अभी वापस नहीं आए हैं। पिछले दिनों से रन बना रहे थे। अब बचे अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद, जो बहुत फॉर्म में है, वो थोड़ी टेक्निक भी डिफरेंट की है। एज ओपनर बाबर आजम, फिर फवाद आलम, अजहर अली, रिजवान, तो ये उनकी बैटिंग लगती है हमें। और शायद फहीम अशरफ, जिनने ऑफ लेट टेस्ट में बैटिंग बहुत अच्छी की है। फास्ट बॉलिंग में शाहीन आफरीदी, हसन अली, फहीम अशरफ सपोर्ट में, ठीक है। तो 2 स्पिनर तो पाकिस्तान को भी खिलाने पड़ेंगे, लेकिन वहां पाकिस्तान की इश्यूज हैं। सारे स्पिनर ने उन्हें बहुत कम क्रिकेट खेली है इंटरनेशनल। साजिद खान के उनने 4 मैच में 18 विकेट लिए हैं, उसमें से एक ही में 12 लिए हैं। नोमान अली ने 7 टेस्ट खेले, 19 विकेट लिए हैं। जाहिद महमूद ने कोई टेस्ट नहीं खेला। नोमान अली 35 साल के हैं, जाहिद महमूद 33 साल के हैं और साजिद खान 28 साल के हैं। स्पिनर के लिए इतना मसला नहीं है 28 साल या 35 साल का होना, अगर वो फिट है, लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड है स्पिनर्स। मुझे लग रहा था कहीं शादाब होनी चाहिए थे टीम में। उनने ऑफ लेट बॉल में अपनी गाइल भी लाया है, वैरायटी लाई है, टर्न लाया है और एक बैटिंग एड हो जाती है। तो शादाब होते तो बहुत बेहतर लगता हमको। अब यहाँ ये है कि पाकिस्तान के ओपनर को जो फर्स्ट बर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का, वो जबरदस्त है, उसको फेस करना है, क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलिंग अच्छी है और जैसे हेजलवुड किसी भी कंडीशन में बॉल मूव कराते हैं। स्टार्क और कमिंस के पास पेस है, तो अगर वो सेशन पाकिस्तान निकाल ले ठीक से 1 आध विकेट पे और उसके बाद बाबर आजम, फवाद आलम, अजहर अली टीम को आगे ले जाए तो अलग बात है। वहां टीम इवनली मैच हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग भी जो है ओपनर्स लड़खड़ाते हैं। बांग्लादेश में तो चले, लेकिन ये बांग्लादेश नहीं जिससे वो खेल रहे हैं। साद शकील है लेफ्ट हैंडेड ऑलराउंडर, लेफ्ट हाथ स्पिनर है, बैट्समैन है, शायद न खेले। इमामुल हक का भी मुझे एज सच कम चांस लगता है, बाद में उन्हीं को खिलाया जाता है, वो अलग बात है। तो इसलिए टीमें इवनली मैच्ड हैं, लेकिन फर्स्ट टेस्ट में पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है टू ब्रिंग डाउन ऑस्ट्रेलिया। और क्या वो स्पिनिंग विकेट बना किल करेंगे, लेकिन हसन अली और शाहीन आफरीदी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। एक और चीज है जिस पे पाकिस्तान का दारोमदार होगा कि वो अच्छा परफॉर्म करते हैं या नहीं, एक स्लिप कैचिंग और इन जनरल कैचिंग का, क्योंकि इन फास्ट बॉलर्स को अच्छे कैचर चाहिए, स्पिनर्स को क्लोज टू द विकेट अच्छे कैचर चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट नेथन लायन इन ऑस्ट्रेलिया, कोई कंडीशन कहीं हो वो बड़े डेंजरस है। ये है कि ऑस्ट्रेलिया दौरा बहुत देर के बाद कर रहा है, ये डिसएडवांटेज है उनका। पाकिस्तान होम कंडीशन में खेल रहा है, ये उनको फायदा है, लेकिन एडवांटेज पाकिस्तान का मिनिमम है, नॉट मच टू चूज बिटवीन 2 टीम्स। अब आगे बढ़ाएंगे हम प्रोग्राम को। जो मैंने कहा था, बात एक उस खिलाड़ी की जिसने फुटबॉल में वो ट्विस्ट लाया एज प्लेयर और बाद में एज मैनेजर, जो फुटबॉल की तारीख में किसी और ने नहीं लाया है। उनकी अजीब सी बातें हैं। जब वो मैनेजर थे बार्सिलोना के कई टीमों के, तो वो कहते थे मेरा फर्स्ट अटैकर मेरा गोलकीपर है, मेरा सेकंड अटैकर मेरा डिफेंडर है। वो गोल स्कोरर की बात नहीं करते थे। उन्हें कई ऐसी बातें की हैं। उन्हीं की बात जावेद परेस है। कई नाकिदीन मुबसरीन उन्हें फुटबॉल की तारीख के आज तक के सबसे फुर्तीले फुटबॉलर तस्वर करते हैं। उन्हें दुनिया जीनियस, आर्टिस्ट, ऑर्केस्ट्रेटर जैसे अलकाब से याद करती है। दुनिया को टोटल फुटबॉल का एक नया कॉन्सेप्ट दिया, फुटबॉल का एक ऐसा नया तस्वुर जिसका माजी में इससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था।
یہ وہی یوہان کرائف ہیں جنہیں 20ویں صدی میں ہالینڈ کا سب سے بہترین سپورٹس پرسن قرار دیا گیا ہے۔ ایکس اسٹیڈیم کے بالکل پاس میں پیدا ہونے کے بعد یوہان کرائف کا زیادہ تر وقت اسی اسٹیڈیم میں کھیل کود میں گزرتا، لیکن ابھی کرائف 12 سال کے ہی تھے کہ ان کی زندگی میں اچانک ایک بھونچال سا آ گیا۔ ان کے والد کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت واقع ہو گئی۔ صدمہ اس قدر زوردار تھا کہ یوہان کرائف ڈپریشن کے شکار ہو گئے۔ اکثر والد کی قبر پر جا کر زار زار رو لیتے، پھر ماں نے سہارا دیا۔ کرائف نے اپنی جگہ مگر ایک عہد کر لیا کہ وہ تن من اور پوری لگن سے فٹ بال میں اپنے آپ کو ایسے اعلیٰ اور اونچے مقام پر لے جائیں گے کہ پوری دنیا میں ان کے والد کی پذیرائی ہو۔ کرائف اپنے والد کی قبر پر جاتے اور وہاں اپنے اس عہد کا اعادہ کرتے ہوئے خود کو انسپائر کرتے۔ اپنے فٹ بال کریئر کے ابتدائی سفر میں کرائف نے ایکس یوتھ سسٹم کو جوائن کیا۔ یہاں تربیت کے دوران انہیں ایکس یوتھ ٹیم کے کوچ یعنی وینڈروین نے دیکھا اور بنا ٹرائل کے کرائف کو اپنی ٹیم میں کھلانے کا فیصلہ کر لیا۔ 1965-66 کے سیزن سے کرائف نے فٹ بال میں اپنی چھاپ چھوڑنی شروع کی۔ اس سیزن کے ونٹر کے 7 میچز میں کرائف نے 8 گول سکور کیے۔ مارچ 1966 میں اس سیزن میں مجموعی طور سے کرائف نے جو 23 میچز کھیلے ان میں انہوں نے 25 گول سکور کیے۔ اس انتہائی شاندار کارکردگی کی وجہ سے ہی اس سیزن میں ایکس نے لیگ چیمپئن شپ جیتی۔ اگلے سیزن میں کرائف کا کھیل اور زیادہ شاندار اور نمایاں تھا۔ اس سیزن میں نہ صرف ایکس نے لیگ چیمپئن شپ کا کامیاب دفاع کیا بلکہ KNVB کپ بھی جیتا۔ کرائف 33 گولز کے ساتھ سیزن کے ٹاپ سکورر رہے۔ اسی اعلیٰ کارکردگی کا نتیجہ تھا کہ کرائف کو پہلی مرتبہ ڈچ فٹ بالر آف دی ایئر کے خطاب سے نوازا گیا۔ 1967-68 میں یہی کہانی پھر دہرائی گئی اور یوہان کرائف بلندیوں کی سیڑھیوں کو چڑھتے گئے اور بس چڑھتے گئے۔ رائنس مائیکلز کی صورت میں انہیں کوچ بھی ایسا ملا جنہوں نے فٹ بال کی فلسفی ہی بدل ڈالی۔ دونوں نے دنیا کو ٹوٹل فٹ بال کا ایک نیا کانسیپٹ دیا، فٹ بال کا ایک ایسا نیا تصور جس کا ماضی میں اس سے پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، فٹ بال کا ایک جدید، انوکھا اور نرالا انداز۔ ان کے مطابق اگرچہ فٹ بال فیلڈ کا احاطہ طے شدہ ہوتا ہے تاہم اسی پلینگ ایریا کو بڑے پیشہ ورانہ انداز میں ٹیم کی ضرورتوں کے حساب سے جدید طرز پر استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک ایسے طریقہ کار میں جہاں دفاعی کھلاڑی اٹیک بھی کر سکیں اور اٹیکنگ کھلاڑی دفاع بھی کر سکیں۔ انہوں نے ٹرینگلز کو بنیاد بنا کر ایک نیا ماڈل ترتیب دیا۔ یہ ماڈل اس قدر نرالا اور حیرت انگیز تھا کہ کرائف نے آگے چل کر جب کوچنگ کی باغ ڈور سنبھالی تو اسی ماڈل کو اپناتے ہوئے پے در پے کامیابیاں حاصل کرتے گئے۔ 1973 کے وسط میں یوہان کرائف کی ڈیل بارسلونا کے ساتھ 6 ملین گلڈرز یعنی $2 ملین کے عوض طے پائی۔ یہاں آنے کے بعد کرائف نے بارسلونا کو تب 1960 کے بعد سے پہلی مرتبہ لا لیگا ٹائٹل دلوایا جب ایک زبردست فائنل میں بارسلونا نے روایتی حریف ریال میڈرڈ کو ان کے گھریلو میدان سینٹیاگو میں 5-0 سے روند دیا۔ بارسلونا ریاست کے لیے یہ کامیابی اس قدر اہم تھی کہ وہاں لوگوں کا سیلاب سڑکوں پر امڈ آیا۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک جرنلسٹ نے لکھا کہ کرائف نے ان کے لیے 90 منٹ میں وہ سب کچھ کر دیا جو سالہ سال تک ان کے سیاستداں ان کے لیے نہیں کر پائے ہیں۔ 1974 کے عالمی کپ میں یوہان کرائف اپنی پوری لے میں تھے۔ ارجنٹینا کے خلاف ہالینڈ کی 4-0 سے کامیابی میں یوہان کرائف کا رول سب سے نمایاں تھا۔ 4 میں سے 2 گول انہوں نے سکور کیے۔ دفاعی چیمپئن برازیل کو 2-0 سے ہالینڈ نے جو شکست دی اس میں 1 گول یوہان کرائف نے ہی داغا۔ پورے عالمی کپ میں ہر طرف سے یوہان کرائف کا ہی چرچا تھا۔ تمام منزلیں طے کرتے ہوئے بالآخر ہالینڈ کی ٹیم فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب رہی، تاہم فائنل میں ٹیم مغربی جرمنی کے خلاف 1-2 کے سکور سے ہار گئی، لیکن اس کے باوجود 1974 کے عالمی کپ میں سب سے بہترین کھلاڑی یوہان کرائف ہی قرار پائے۔ ان کے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ جس میچ میں انہوں نے گول سکور کیا وہ میچ ہالینڈ کی ٹیم کبھی نہیں ہاری۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کرائف اپنے مینٹر رائنس مائیکلز کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کوچنگ کی دنیا میں داخل ہوئے۔ کوچنگ کی شروعات بھی انہوں نے اسی ایکس کلب کی طرف سے کی جہاں سے انہوں نے اپنے فٹ بال کریئر کی شروعات کی تھی، اور 1987 میں انہی کی زیر نگرانی ایکس کلب یورپین کپ ونرز کپ جیتنے میں کامیاب ہوا۔ اسی طرح ان کے ٹوٹل فٹ بال ماڈل کو اپناتے ہوئے 1995 میں ایکس نے
चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम कर दिया। 1988 में योहान क्राइफ ने तब बार्सिलोना की बागडोर अपने हाथ में ली जब क्लब शदीद बहरान का शिकार था। क्लब के मेंबरान के माबैन इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे थे। उनके साथी उसेबियो कहते हैं कि जब वो क्लब में आए तो ब्लैक बोर्ड पर एक नक्शा खींचा। नक्शे में 3 डिफेंडर्स, 4 मिडफील्डर्स, 2 आउटर विंगर्स और एक सेंटर फॉरवर्ड दिखाया गया। ये 4-4-2 या 3-5-2 का दौर था। हम तो अंदर ही अंदर उन पर हंसते थे, लेकिन महज चंद अरसे में ही यूं समझिए कि बार्सिलोना की काया पलट हो गई। महज चंद सालों में ही क्लब ने अजीम संगमील अबूर किए। 1991 से लेकर 1994 तक मुसलसल 4 साल बार्सिलोना ने स्पेनिश लीग टाइटल जीता। साथ ही 1992 में इस क्लब ने यूरोपियन कप भी जीता। 88 से लेकर 96 तक के 8 सालों की क्राइफ की मैनेजमेंट के दौरान इस क्लब ने 11 ट्रॉफीज जीती। तभी तो इस टीम को उस दौर की ड्रीम टीम कहा जाता था। खुद योहान क्राइफ उस टीम के बारे में कहते हैं, I had short lads like Albert Ferrer, Sergi or Guillermo Amor, players without great physique but who pampered the ball with their touch and pressed the opposition like rats. Even Pep wasn't all that physically, but with the ball he was intelligent. That's what I wanted. योहान क्राइफ अपनी जिंदगी में बड़े हैवी स्मोकर थे। 1991 में जब उनकी बाईपास सर्जरी कराई गई तो उसके बाद उन्होंने स्मोकिंग को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। फिर वो मैचेस के दौरान लॉलीपॉप चूसा करते थे। वो बाद के दिनों में अक्सर कहा करते थे, फुटबॉल हैज गिवन मी एवरीथिंग इन लाइफ, टोबैको ऑलमोस्ट टुक इट ऑल अवे। अक्टूबर 2015 में पता चला कि योहान क्राइफ फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हो गए हैं। उसके चंद माह बाद 24 मार्च 2016 को यह अजीम खिलाड़ी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कह गए। योहान क्राइफ की बात हो रही थी और योहान क्राइफ गेम चेंजर है, अ रियल गेम चेंजर ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड, वन ऑफ अ काइंड। अब कुछ और खतूत या कुछ और मेल और उनके जवाब। तो आगे बढ़ते हैं शेख फयाज के सवाल के साथ। ये कहते हैं स्टैटिस्टिकली और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हु इज बेटर ऑलराउंडर, इमरान खान और कपिल देव? मैंने आपसे 1000 बार कहा है, आई डोंट बिलीव इन दिस कंपैरिजंस। इमरान खान बहुत अच्छे कैप्टन थे, तो कपिल देव ने कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान ने भी जीता। कपिल देव ने इंडियन कंडीशंस में इन डेड विकेट्स पे अपने विकेट लिए सारे। इमरान ने पाकिस्तान में भी विकेट लिए, आउटसाइड द कंट्री पे विकेट लिए। इमरान खान रिलायबल बैट्समैन थे एक पीरियड के बाद। कपिल देव गेम चेंजिंग बैट्समैन थे। वो ही कुड टर्न द गेम ऑन इट्स हेड विद हिज बैटिंग। 175 तो हमको याद ही है उनके, 17 पे 5 के बाद बाबे के साथ 83 के आलमी कप में, ग्रेटेस्ट इनिंग एवर प्लेड बाय इंडियन इन वनडे इंटरनेशनल। तो इसलिए देयर इज लिटिल चूज बिटवीन देम। और ये हम किसे छोड़ दें, इसको ऊपर उसको नीचा दिखाना, इसको नीचा उसको ऊपर दिखाना। अपनी जगह दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत है, अपनी जगह दोनों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और बहुत कंट्रीब्यूट किया है होल में टू द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। इनका दूसरा सवाल है 2019 के 50-50 आलमी कप में जो बाउंड्रीज का रूल था, आपको नहीं लगता ये अनफेयर था रूल? तो न्यूजीलैंड की हालत देख के देखिए, मैच से टूर्नामेंट से पहले डिसाइड हुआ था, इट वाज नॉट अनफेयर देन। अगर ये डिसाइड नहीं हुआ होता टूर्नामेंट से पहले, उसी दिन कहते अब क्या नतीजा निकालना जी, इनने चौके मारे हैं, सारी टीम्स ने एग्री किया था, सारे बोर्ड्स ने एग्री किया था, हाउ कुड यू कॉल इट अनफेयर? इट वाज एक्सेप्टेड। हाँ, अनफेयर वो रूल था जब 92 आलमी कप में एक रूल के हिसाब से एक बॉल पे साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में 22 रन बनाने थे, वो रूल अनफेयर था। जी के स्पोर्ट्स टाइम की तरफ से वो कहते हैं, सर वी लव यू, थैंक यू वेरी मच, वी लव यू टू। तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की मैंने बात की थी और यहाँ से आरिफ रशीद भट्ट नौपुरा चाड़ू राशिद इसके हवाले से एक सवाल पूछते हैं, तो आपने जवाब सुन लिया होगा। मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से कहते हैं कि पीएसएल में जो परफॉर्मेंस थी अच्छी नहीं रही कराची किंग्स की, क्या इससे बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा? बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो भी ठीक रही कदरे, और ये पीएसएल है, वो इसको छोड़ के टेस्ट क्रिकेट में चले जाएंगे, तो ऐसा कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है पीएसएल का टेस्ट क्रिकेट में उन पे।
اور اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ محمد یوسف، سکلین اور باقی لوگ، شان ٹیٹ، کیسے اپنے پلیئروں کو پمپ کرتے ہیں اور کیسے لفٹ کرتے ہیں اس سیریز کے لیے. اور تھوڑی دیر میں بات کریں گے پی ایس ایل کی. ابھی میں نے کہا آگے بات پی ایس ایل کی کریں گے. پی ایس ایل کا فائنل ہے آج، ملتان سلطان اور لاہور قلندر کے درمیان فائنل ہے پی ایس ایل کا. اور اس میں اگر آپ دیکھیں سیریسلی کہ یہی دو بیسٹ ٹیمیں تھی اس ٹورنامنٹ میں بائی اینڈ لارج. پی ایس ایل کے بارے میں بہت باتیں ہو رہی ہیں، بہت مائیکل وان نے اس کی تعریف کی، ڈیوڈ گاور نے تعریف کی، کئی اور نے کی، کیونکہ یہ صرف 6 ٹیمیں ہیں. 20-30 دن میں ٹورنامنٹ ختم ہو جاتا ہے، لینتھی نہیں ہوتا ہے، میچ نزدیک نزدیک کھلائے جاتے ہیں، تو یہ بوجھ نہیں بنتا ہے جیسے باقی لیگز ہیں بہت سی، وہ 2-2 مہینے چلتی ہیں، نمبر آف ٹیمز بڑھتا جا رہا ہے جہاں. اور پی ایس ایل کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ اچھے فاسٹ بالر دیکھنے کو ملے پاکستان کے، وتھ فرائٹننگ پیس، 145-150 کی پیس کے کئی ایک فاسٹ بالر، اور کچھ اسپنر بھی سامنے آئے جو اچھی بالنگ کرتے ہیں لمیٹڈ اوورز میں، اور خوش دل ایک آل راؤنڈر کی صورت میں سامنے آئے، بیٹنگ میں گیم چینجر، بالنگ اچھی کرتے ہیں. تو جیسے آئی پی ایل سے انڈیا کو بائی اینڈ لارج فائدہ ہوا ہے، پلیئر لائم لائٹ میں آئے ہیں، ایکسپوجر ملا ہے، پاکستان کو بھی وہ ایکسپوجر مل رہا ہے. اور اس میں شان مسعود، جن کو ہم لمیٹڈ اوورز کا بیٹسمین نہیں مانتے تھے، وہ چھائے ہیں بیٹنگ میں. فخر زمان چھائے ہیں، بابر اعظم نے اچھی بیٹنگ کی ہے، رضوان نے اچھی بیٹنگ کی ہے. اس میں پچھلے ہفتے کے کوئز کی جانب آتے ہیں، کوٹیشن دکھائی تھی یوہان کرائف کی، اور اس میں سپیڈ اور فاسٹر 2 لفظ فل ان دی بلینکس، نام یوہان کرائف. کئی ایک صحیح جواب ملے ہیں، لیکن پہلے 10 صحیح جواب جو ہمیں ملے ہیں وہ ہے شبیر احمد ریشی لت پورہ پلوامہ، واجد گلزار بانڈی پورہ، اشتیاق وانی چٹی بانڈی پورہ، مشتاق لون ترکوانگام شپین، فاروق عبداللہ بٹنگو اننت ناگ، شبیر بٹ شپورہ چاڈورہ، محمد اقبال واگر بڑگام، ڈار روف پوروارہ چاڈورہ، شوکت علی اوان گنڈ پلوامہ، اور عابد شفیع مالما ما پنپورہ سوپور. ونر آپ کو بعد میں بتائیں گے اور جب ہم آج کا کوئز آپ سے پوچھیں گے. کیونکہ جو سیریز چل رہی ہے انڈیا کی T20، اس میں کوہلی فگر نہیں کرتے، دوسرے پلیئروں کو چانس مل رہا ہے، اور یہ بھی انشور کیا جا رہا ہے کہ کوہلی سمجھیں اور لوگ سمجھیں ہی از ناٹ انڈسپینسیبل. اور ایشن کشن کھیل رہے ہیں، ایک میچ میں اچھا کھیلا 3 کیچ دینے کے بعد، چلیے اچھا کھیلا، لیکن کل 2 شارٹ بالیں پڑی تو سمجھ گئے کیا کھیل رہے ہیں. ان کو پریفرنس دی جا رہی ہے، کیپنگ ان سے کرائی جا رہی ہے، پہلا موقع ان کو دیا جا رہا ہے. سنجو سیمسن کو ٹیم میں رکھا جا رہا ہے، کیپنگ نہیں کرائی جا رہی ہے، اور بعد میں انڈر پریشر کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کہیں گے میں دور کی سوچ رہا ہوں، مگر یہ ہو رہا ہے انڈین کرکٹ میں اگر آپ دیکھیں سیریسلی. جیسے ریتو راج گائیکواڑ کی میں نے بات کہی تھی کہ ان کو چانس کیوں نہیں ملا، اب تو انجرڈ ہے، ان کو جگہ نہیں ملنی چاہیے تھی. پرفارمنس دیکھیں تو ان کی بھی ہے. اور ایشن کشن کے بارے میں اچھے کھلاڑی ہیں، کہا ڈراوڈ نے، ہم ان کا پوٹینشیل دیکھ رہے ہیں، باقی چیزیں. ایک کا پوٹینشیل آپ ریئلائز کرنا چاہتے ہیں، اس کو پورے مواقع دیتے ہیں، اور دوسرے کو 2015 میں ایک T20 کھلاتے ہیں، 18 میں کھلاتے ہیں، 19 میں کھلاتے ہیں، پھر 21 اور 22 میں کھلاتے ہیں. ٹوٹل میں 12 بیٹنگ اس میں سے 6 یا 7 میں ملتی ہے سنجو سیمسن کو. اور لیکن جب بھی کھیلیں گے تلوار سر پہ لٹک رہی ہے، کیونکہ یو آر ناٹ امنگ دا فرسٹ چوائسز. یہ کئی ایک پلیئروں کے ساتھ ہوتا ہے. اب سوچتے ہوں کہ میں یہی لے کے پچھلے پروگراموں سے چل رہا ہوں، لیکن یہ دائیں بائیں اور پلیئروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ پہلی پریفرنس ممبئی انڈین کے کھلاڑی کو، اس کے بعد باقیوں کی پریفرنسز. اور ایک بات سوچنے کی ہے، جب انڈین ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے گئی T20 تو ورن چکرورتی کو مانا گیا کہ گیم چینجر لیگ اسپنر ہیں، ان کے ساتھ راہل چہر کو مانا گیا کہ یہ زبردست ہے، یہ وکٹ لیتے ہیں جو چہل نہیں لے سکتے ہیں، یہ باقی لیگ اسپنر. آج بشنوئی اور چہل کھیل رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ یہ ٹوٹلی بلیک آؤٹ ان کا، اب بالکل ان کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار ہم نے دیکھ لیا پریشر سچویشن میں عالمی کپ کی، جہاں باقی بھی نہیں چلے، لیکن وکٹم آپ ہی بنیں گے. یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. کسی کو ریپیٹڈلی فیلئر کے بعد چانس مل رہے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، اور کسی کو ایک فیلئر کے بعد یا 2 چانسز کے بعد دروازہ دکھایا جا رہا ہے. یہ ہے کہ بہت سا ٹیلنٹ ہے، لیکن پورا موقع تو ملے اس ٹیلنٹ کو. آج کا سوال پوچھنے سے پہلے ہمارے پچھلے پروگرام کے کوئز کے ونر کا نام بتانا چاہوں گا، اشتیاق وانی چھٹی بانڈی پورہ. بہت بہت مبارک اشتیاق وانی، آپ کے KMS کوئز کے ونر بنے ہیں. یہاں ایک سوال اور جو ہمیں آج ملا ہے وہ نٹی پورہ سے ہے. محمد لطیف یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ پاکستان کو آسٹریلیا کے ساتھ ٹیسٹ کھیلنے ہیں، آسٹریلیا کی بالنگ اچھی ہے اور
ایکسپیرینس ٹیم ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے پاکستان کی؟ دیکھیے وہ وکٹ بتائے گا, کنڈیشنز بتائیں گی, لیکن جب لاسٹ ٹائم جب مچل جانسن ٹیم میں تھے, تھریٹننگ تھے, پاکستان نے ایک اسٹریٹجی اپنائی تھی اس سیریز میں, اور سیریز ہرائی ہم نے آسٹریلیا کو. تب بھی آسٹریلین ٹیم بہت اچھی تھی. انہوں نے مچل جانسن کے اوورز میں رسک نہیں لیے. وہ 20 اوور کرتے تھے, 40 رن دیتے تھے, وکٹ ایک یا کوئی نہیں, باقیوں کو اٹیک کر کے سکور کرتے تھے. آج بھی کئی ایک بالر ہیں جن کے خلاف ان کو کاشس رہنا ہوگا, لیکن پرابلم یہ ہو گئی ہے اس ٹیم کی, یہ اوور کاشس ہے. یہ 25 اوور میں 60 رن بناتی ہے. اگر نو لاس بھی ہو, ایک آؤٹ ہو گیا تو رن تو 60 ہی ہے, اور اظہر علی ڈیڈ سلو ہو گئے ہیں. آپ کو سکور بورڈ چلتا رکھنا ہے, سب سے بڑی بات ہے. تو اپوزٹ ٹیم پریشر میں آتی ہے, اور آسٹریلین بالنگ پریشر میں آ سکتی ہے اسی طرح. اور جانے سے پہلے آج کا کوئز دیکھیے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 لوگ ہیں. ہمارا سوال ہے کہ ہو از دا آڈ ون آؤٹ ود ریگارڈس ٹو ورلڈ کپ ٹائٹلس اینڈ وائی. کون آڈ ون آؤٹ ہے ان 3 میں سے ورلڈ کپ ٹائٹلس کے حساب سے, اور کیوں؟ یہی ہمارا سوال ہے. KKMS اسپورٹس میگ ہمارا گروپ ہے فیس بک پہ, اس کی ٹائم لائن پہ آپ لکھ دیں, اور کہیں نہ لکھیں تو ہم تک آپ کا جواب پہنچ جائے گا. ملتے رہیں گے کھیل کے میدان سے. میں لیتے ہیں اجازت. خدا حافظ.